Join ForumIAS Academy, trusted by hundreds of toppers, including IAS Rank 1 Shruti Sharma. Hello friends, this is Gautam Pandey coming up with the next round of new Simplified. In this video we will discuss about FEMA Act और साथ ही साथ ये भी समझेंगे why was law brought in. So first of all let's see why it in news. आखिर ये FEMA Act न्यूज में क्यों है, पहले जरा इसको समझते हैं. देखिए, recently the Enforcement Directorate has registered a case against the British Broadcasting Corporation India under the Foreign Exchange Management Act FEMA for alleged foreign exchange violation. Means हाल ही में ED में जो हमारी प्रवर्तन निदेशालय है उसने सो कॉल्ड विदेशी मुद्रा के उल्लंघन के लिए BBC इंडिया पर केस फाइल किया है. एंड अकॉर्डिंग टू अगर हम मीडिया रिपोर्ट बात करें तो BBC पर ये केस तब फाइल किया गया है जब BBC इंडिया ने ईयर 2002 के गुजरात राइट से रिलेटेड एक डॉक्यूमेंट्री वीडियो को शेयर किया था एंड जिसे इंडियन ऑफिशियल ने ट्विटर एंड यूट्यूब से भी रिमूव का ऑर्डर दिया था. बट ED की अगर हम बात करते हैं तो ED ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा है कि BBC इंडिया ने फॉरेन एक्सचेंज में डाउटफुल एक्टिविटी की है. दैट्स वाई प्रूव के लिए ये केस फाइल किया गया है. सो एज एस्पिरेंट वी शुड नो अबाउट दिस टर्म फेमा. आखिर ये फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट क्या है ये हमें पता होना चाहिए. तो इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे, समझेंगे आखिर ये फेमा क्या है एंड साथ ही साथ ये भी समझेंगे व्हाई वाज द लॉ ब्रॉट इन. फेमा लॉ को क्यों इनेक्ट किया गया था, क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था, उन सारी बातों को समझेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल फेमा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करते हैं कि आखिर ये फेमा क्या है. देखिए, अगर हम बात करें तो फेमा स्टैंड फॉर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट. मीन्स हिंदी में से कहा जाता है विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम. मीन्स ये एक्ट किससे रिलेटेड है, फॉरेन एक्सचेंज से. एंड इस एक्ट को ईयर 1999 में इंट्रोड्यूस किया गया था. क्यों किया गया था इसे आगे डिटेल में और डिस्कस करेंगे. अगर इस एक्ट की मेन एम की बात करें तो इस एक्ट का मेन एम ही था टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू द फॉरेन एक्सचेंज, ताकि जितने भी एक्सटर्नल ट्रेड है मीन जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट वगैरह किया जाता है उसके जितने भी एस्पेक्ट हैं लाइक पेमेंट हो गया, प्रमोशन वगैरह हो गया, उसे फैसिलिटेट किया जा सके एंड इंटरनेशनल ट्रेड को ईजी बनाया जा सके. तो अगर आप करंट सिनेरियो से अगर आप इसे समझना चाहें तो समझिए कि रिसेंटली आप क्या देखते हैं कि बहुत सारे जो प्रोडक्ट होते हैं उसे आप आसानी से इंपोर्ट कर सकते हैं. जस्ट फॉर एग्जांपल समझिए कि अगर आपको USA से आईफोन इंपोर्ट करना है तो आप आसानी से उसे कर सकते हैं. बट नेशन में हमेशा ऐसा नहीं था. एक टाइम नेशन में ऐसा भी था जब गवर्नमेंट द्वारा कुछ लिस्टेड प्रोडक्ट को छोड़कर किसी अदर प्रोडक्ट को इंपोर्ट नहीं किया जा सकता था. एंड इसका सबसे बड़ा कारण यही था फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट. एक्चुअली अगर हम बात करें तो फेमा को फेरा मीन्स जो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट था उसे रिप्लेस करने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था. सो पहले जब हम फेरा को डिस्कस कर लेते हैं तो हमारे लिए फेमा को समझना और भी आसान हो जाएगा. देखिए, अगर हम फेरा की बात करें तो फेरा मीन्स फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट. इसे इंट्रोड्यूस किया गया था ईयर 1973 में फॉर द फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन. तो यहाँ पर आप ये सोच सकते हैं कि आखिर ये फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, किस चीज़ को रेगुलेट करने की बात की जा रही है. तो इसे ऐसे समझिए कि जब मान लीजिए दो नेशन के बीच में ट्रेड किया जा रहा हो, या फिर इसको ऐसे एग्जांपल से समझिए कि मान लीजिए कोई फॉरेनर इंडिया में टूरिस्ट के तौर पर आया हो, घूमने आया हो. जब वो यहाँ आएगा तो अपने नेशन की करेंसी के साथ आएगा. ऐसी कंडीशन में उसके नेशन की करेंसी हमारे नेशन की करेंसी से मैच नहीं करेगी, तो उसे यहाँ आकर हमारे नेशन की करेंसी से अपने करेंसी को एक्सचेंज करना होगा. तो इसे ही हम कह सकते हैं फॉरेन एक्सचेंज. आप इसे और भी ऐसे समझिए कि जस्ट फॉर एग्जांपल समझिए कि मान लीजिए इंडिया एंड US के बीच में ट्रेड किया जा रहा है. कोई इंडियन इंपोर्टर है या फिर US का इंपोर्टर है. अगर वो इंपोर्ट करता है किसी चीज़ को तो जब उसे पेमेंट करना होगा तो इंडियन इंपोर्टर को किस में करना होगा, डॉलर में करना होगा. एंड जो US का इंपोर्टर है हो सकता है उसे इंडियन रुपीज़ में करना हो. तो ऐसी कंडीशन में उन्हें अपनी करेंसी को एक्सचेंज करना होगा. तो इसी को हम फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं. एंड इसी को रेगुलेट करने के लिए ईयर 1973 में इस एक्ट को, जिस फेरा की हम बात कर रहे हैं, इसे एनेक्ट किया गया था. एक्चुअली फेरा की अगर हम बात करें तो फेरा एक स्ट्रिक्ट रूल था जिसमें बहुत सारे रेगुलेशन जो थे बहुत स्ट्रिक्ट थे. दैट टाइम जब डिज़ाइन किया गया था इसे, उस टाइम हमारे नेशन में ये जो फॉरेक्स था, रिजर्व था, वो काफ़ी कम था. एंड इस फॉरेक्स को, रिजर्व को कंजर्व करने के लिए इसे इंट्रोड्यूस किया गया था. आप आसानी से समझ सकते हैं कि फॉरेक्स का यूज़ क्या होता है, कंट्री के डेवलपमेंट के लिए किया जाता है. ऑल वी नो कि नेशन की इकॉनमी के लिए जो फॉरेक्स रिजर्व होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. जस्ट फॉर एग्जांपल इंडिया के कंटेक्स्ट में ही अगर समझिए तो आप समझिए कि RBI जब कोई मनी इशू करती है तो फॉरेक्स के बेसिस पर ही करती है. इसके अलावा मान लीजिए नेशन के पास जितने भी लाइबिलिटीज़ वगैरह होंगी उसे पेमेंट करने के लिए फॉरेक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. सो फॉरेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी को रेगुलेट करने के लिए फेरा को इंट्रोड्यूस किया गया था. एंड जो इकोनॉमिस्ट थे वो
इस फेरा एक्ट को ड्रेकोनियन एक्ट कहते थे, बिकॉज अगर हम बात करें इसके अगेंस्ट में वर्क करने पर क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता था। मीन्स अगर फेरा में जो रूल बनाए गए हैं उसे आप फॉलो नहीं करते हैं तो आप पे क्रिमिनल ऑफेंस मीन्स क्रिमिनल चार्जेज लगाए जा सकते थे। एंड इसके कारण क्या होता था, अगर हम बात करें आफ्टर डैट जब हम देखते हैं एलपीजी का टाइम आता है, मीन्स जब लिबरलाइजेशन इंडिया में होती है, उसके बाद नेशन में जो इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड वगैरह थे इजीली पॉसिबल नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे रेगुलेशन थे। ऑलरेडी हम डिस्कस क्या कर रहे हैं कि कुछ लिस्टेड प्रोडक्ट थे, उसके इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अलावा आप किसी अदर चीज़ को एक्सपोर्ट ही नहीं कर सकते थे। आप समझिए कि दैट टाइम कंडीशन ऐसी थी कि छोटी छोटी थिंग की स्मगलिंग होती थी। जस्ट फॉर एग्जांपल समझिए कि जो करंट सिनारियो में आप इंपोर्टेड चॉकलेट देखते होंगे, बड़ी आसानी से आपको गली मोहल्ले में कहीं भी मिल जाती है, बट दैट टाइम में समझिए कि इसके लिए भी स्मगलिंग करनी पड़ती थी। मीन्स एक बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल था। सो गवर्नमेंट को लगा कि नेशन के इंडस्ट्री एंड इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए, खास करके आफ्टर द लिबरलाइजेशन, जिसकी हम बात करें एलपीजी वाली कंडीशन, एलपीजी ऑलरेडी हमने इकोनॉमी में डिस्कस किया है तो वहाँ पे डिटेल में नहीं जाते, बट अब आप समझिए कि आफ्टर द एलपीजी इंडिया में गवर्नमेंट को लगा कि फॉरेन एक्सचेंज को जितने रूल है हमारी उसे भी लिबरलाइज किया जाए, ताकि फॉरेन एक्सचेंज यहाँ पर आ सके, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो सके, इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हो सके, ग्रोथ हो सके। सो फेमा को इंट्रोड्यूस किया गया फेरा के बदले। तो ये जरा हम समझते हैं कि जब फेमा को इंट्रोड्यूस किया गया, जैसे ऑलरेडी हम डिस्कस कर रहे हैं कि ईयर 1999 में इसे इंट्रोड्यूस किया गया, तो फेमा के आने के बाद क्या क्या चेंज हुआ जरा इसको समझ लेते हैं। ये तो हमने समझ लिया कि क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था, क्योंकि फेरा में जो रूल थे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, उसे लेवलाइज करने के लिए फेमा को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो क्या क्या चेंजेज आए इसको जरा समझना हमारे लिए ज़रूरी है। देखिए, अगर हम फेमा के आने के बाद क्या बदलाव हुए उसे समझें तो पहले क्या था, कंडीशन की कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट नहीं कर सकती थी। आफ्टर दैट हम फॉरेन ब्रांड का इंडिया में डेवलपमेंट देखते हैं। बहुत सारे बड़े बड़े फॉरेन ब्रांड करंट सिनेरियो में आप देखते हैं, मैकडोनल्ड को देखते हैं, पेप्सिको को देखते हैं, बहुत सारे ऐसे ब्रांड हैं, विदेशी ब्रांड के कपड़े आप यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें पहले नहीं हो पाती थी। आफ्टर दैट जब इसे फेमा को इंट्रोड्यूस किया गया तब जाके ये चीज़ें बहुत आसान हो गई। एंड अगर हम बात करें पहले कंडीशन क्या थी, रेगुलेशन था। हम ऑलरेडी क्या बात कर रहे हैं, फेरा रेगुलेट करता था, मीन्स कंट्रोल करता था, रेगुलेशन किए जाते थे। आफ्टर फेमा में हम क्या देख रहे हैं, ये रेगुलेशन मैनेजमेंट में चेंज हो गया। मीन्स पहले जहाँ कंट्रोल था अब यहाँ पर मैनेजमेंट होने लगा। मीन्स पहले गवर्नमेंट क्या करती थी, डायरेक्ट कंट्रोल करती थी चीज़ों को, बट अब गवर्नमेंट फेमा के आने के बाद इंटरवेन तभी करती थी जब कोई प्रॉब्लम होगी। मीन्स ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट का डायरेक्ट यहाँ पर कंट्रोल हुआ करता था, यहाँ पर प्रॉब्लम होगी तभी गवर्नमेंट इंटरवेन करेगी। अब फेरा के बाद जब फेमा को इंट्रोड्यूस किया गया तो जो स्ट्रिक्ट रूल थे पहले, अब वो क्या हो गए, रिलैक्स्ड रूल हो गए। जस्ट फॉर एग्जांपल ऐसे समझिए कि लाइक फेरा में क्या होता था, ब्रेक द रूल करने पर हम क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता था, बट फेमा में उसे सिविल ऑफेंस बना दिया गया। मीन्स यहाँ पर क्रिमिनल ऑफेंस नहीं माना गया एंड उसे सिविल ऑफेंस माना गया। मीन्स वहाँ पर क्रिमिनल एक्टिविटी के लिए आपको चार्ज नहीं किया जाता था। एंड जो पेनल्टी वगैरह थे उसके प्रोविजन किए गए थे। एंड जो मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह जो पहले फेरा के ही पार्ट हुआ करते थे उसके लिए अलग अलग रूल भी बनाए गए। मीन्स जितने भी जो फेरा में जितनी भी चीज़ें गलतियाँ थी, जो कमियाँ थी, उसे दूर करने के लिए फेमा को इंट्रोड्यूस किया गया। सो करंट में अगर हम बात करते हैं तो फॉरेन एक्सचेंज को फेमा के थ्रू मैनेज किया जाता है फॉर द हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ आवर इकोनॉमी एंड इंडस्ट्री। तो होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी, फेमा एक्ट समझ में आया होगा, एंड फेमा एक्ट को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था वो भी सारी बातें समझ में आई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।